मुझे याद है कि पटवारियों को बस्तर में चर्चा चलती है कि पटवारियों को उस पर लेकर चला जाता था, पालकी में लेकर अंदरूनी इलाकों में जाए, अंग्रेजों के जमाने राजस्व यानी गुरुजी लोगों को पकड़ लिया जाता था और चलो चुनाव लड़ो, ये बोला जाता था। मसलन एक डीएसपी रिटायर होकर के चुनाव लड़ते राजनीति में आए, विधायक बने, टिकट काट दी गई। एक हेड कांस्टेबल चुनाव में आए, दो चुनाव जीते, विधानसभा दोबारा जो है फिर से लाइन में आ गए, उनकी टिकट यथावत है। फिर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांचें तब क्यों जाती हैं? बिल्कुल, आखिर उनकी सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए, लोकतंत्र का मामला है। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और बस्तर की चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे अंतागढ़ विधानसभा सीट की। और बस्तर की जो आरक्षित सीट है ये खासी महत्वपूर्ण सीट है। ये वो सीट है जहां पर राजनीतिक एक तरह से कांड की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी और कांग्रेस के भीतर भूचाल सा आ गया था एक समय। और अब इस बार फिर से इस सीट पर जो आजमाइश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की 3 बार इस सीट पर विजेता विक्रम हुसैंडी। वहीं अनूप नाग की टिकट कांग्रेस ने काट दी है, जो पिछली बार यहाँ पर विधायक रहे थे, और उसकी जगह पर बिल्कुल एक नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया है। सियासी सरगर्मियाँ इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा हैं और इस सीट की खासियत ये है कि पखानजूर का एक बड़ा इलाका जहाँ बंगाली वोटर रहते हैं, ये काफ़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं। इनका दबदबा, इन वोटरों का दबदबा इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पुराने साथी मौजूद हैं। मनीष गुप्ता जी, संतोष सिंह जी, दोनों ही सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं और हम जानते हैं कि अंतागढ़ पर क्या समीकरण है। इस बार बड़ा रोचक रहा है। यहाँ कांग्रेस ने जो टिकटें काटी उसमें अनूप नाग की भी टिकट काट दी, पहली बार ही लड़े और उसके बाद टिकट भी इनकी चली गई। तो ये समीकरण इस बार क्या दिखाई देता है? भाजपा ने पुराना चेहरा यहाँ उतारा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अंतागढ़ की सीट जो है ना बहुत प्रतिष्ठित सीट है और अंतागढ़ को लेकर के कई मिथक जो है वो आज भी चर्चाओं में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर दांव खेला है और कांग्रेस ने अपने जो निवर्तमान विधायक का टिकट काट करके नए व्यक्ति को बतौर प्रत्याशी वहां पर उतारा है। दरअसल ये वो विधानसभा है जो धुर नक्सल प्रभावित है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सीमा से जो है इसकी सीमा मिलती है और एक तरह से जो है इसकी सीमा राजनांदगांव और दल्ली राजहरा के इलाके से भी मिलती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि ये सीट जो है मल्टी डायमेंशनल सीट है और जिसका अपना सामाजिक के साथ साथ उसका भूगोल भी काफी प्रभावित करता है। आमतौर पर ये उन मतदाताओं का, उन बाहुल्य मतदाताओं का भी एक क्षेत्र है जो बांग्लादेश युद्ध के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ में जिनको स्थापित किया गया था और यहाँ के बंगाली मतदाताओं का 133 गांव वो उनके हैं जो, और लगभग 80,000 से अधिक मतदाता इस विधानसभा में अपना सीधा प्रभाव डालते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है लगभग 1,85,90,000 के आसपास की पूरे मतदाता हैं वहां पर, जिसमें से लगभग 50% मतदाता आज बंगाली हैं जो किसी न किसी रूप में इस विधानसभा की जो सामाजिक ताना बाना जो है उसको भी प्रभावित करते रहे हैं और इस विधानसभा में उनके मुद्दे भी मुखर होकर के इस बार सुनाई दिए हैं। जी संतोष जी, इस बार वोट परसेंट भी यहाँ पर बढ़ा है जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। और जिस दिन पोलिंग हो रही थी, याद है मुझे, उस दिन आसपास एक मुठभेड़ की घटना भी हुई थी जिसमें बाद में एक किसान की भी मौत हुई। जी हाँ, मुठभेड़ की घटना हुई थी, बिल्कुल सही है। और जैसे कि मनीष भाई ने बताया कि अंतागढ़ बस्तर की एक प्रतिष्ठित सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और इस विधानसभा चुनाव में तकरीबन 4.5% वोटों का अंतर बढ़त के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है जो 79.79% मतदान हुआ है यहाँ पर 2023 में, जो पिछले चुनाव से लगभग 4.5% अधिक है। और इतना ही लगभग नोटा ले जाता है यहाँ, इतना ही लगभग नोटा ले जाता है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ने की वजह मुझे यह दिखाई देती है कि चूंकि कांग्रेस ने अपने निवर्तमान विधायक अनूप नाग की टिकट काटी, वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है और भाजपा से विक्रम हुसैंडी
मैदान में हैं। इसके अलावा इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो सब अपने अपने गांव क्षेत्र के हिसाब से मतदान करा रहे होंगे, इसलिए ये मत प्रतिशत बढ़ा हुआ मुझे दिखता है। दूसरी बात ये कि विक्रम उसेंडी जो भाजपा के शासनकाल में प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, इस सीट पर उनके उतरने से भी मत प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई होगी। ऐसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए थे हार के बाद। थोड़े समय के लिए एक और प्रदेश दिलचस्प बात मैं बताऊं, देखिए 2008 में जब परिसीमन हुआ तो वो परिसीमन के समय नारायणपुर विधानसभा और अंतागढ़ विधानसभा का भूगोल जो है वो बदल गया। पहले कोयलीबेड़ा जो विकास खंड था वो नारायणपुर विधानसभा में था और विक्रम उसेंडी नारायणपुर के विधायक हुआ करते थे। लेकिन जब ये भूगोल बदला और उस स्थिति में उनकी अपनी पकड़ बंगाली मतदाताओं में अच्छी खासी थी, अंतागढ़ के रहने वाले भी हैं मूल रूप से, तो वो कहीं ना कहीं अंतागढ़ में शिफ्ट हुई है। एक और इससे जुड़ी हुई दिलचस्प बात बताता हूँ। देखिए माइनिंग और फॉरेस्ट का एरिया है ये, उसी तरीके से एक नक्सलियों की खदान भी है यहाँ पर। जिस तरीके से आयातित होकर के लोग अबूझमाड़ और जो दक्षिण बस्तर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उसका भी अपना एक बड़ा भूगोल है और एक नक्सलियों का सेफ कॉरिडोर माना जाता है ये, जो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए प्रमुख मार्ग के रूप में इसकी अपनी पहचान है। जी, लेकिन एक इसमें दिलचस्प बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोयलीबेड़ा उत्तर बस्तर का एक वो रिमोट एरिया है जो आज भी वहां पर डेवलपमेंट की काफी संभावना है। कई इलाके जो जब परिसीमन के बाद या जिला विभाजन के बाद जो वहां का भूगोल बदला, नारायणपुर जब पृथक जिला बना तो कोयलीबेड़ा का जो कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं नारायणपुर को प्रभावित करता था जब संयुक्त उसमें वो था, तो वहां के काफी लोग नारायणपुर जिले में शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर के लंबे समय से वहां पर आंदोलन भी चला, चक्का जाम भी हुआ। पिछली बार जब यहाँ पर कमिश्नर थे, संभवतः पहले एक कमिश्नर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इसको लेकर के एक सर्वे भी करवाया। सर्वे करवाने के बाद बाकायदा उसका प्रशासनिक प्रतिवेदन भी बनाया गया, लेकिन उसको लेकर के 2 जिले और 2 राजनेता आपस में टकराए, जिसकी वजह से वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया और आज भी वहां के बड़ी संख्या में लोग। जी, कौन नेता टकराया वो भी थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। अब कांकेर जिले के कुछ राजनेता हैं और जो पिछले वहां के जो अंतागढ़ के विधायक हैं उनकी भी उसमें कहीं ना कहीं आपत्ति आई कि हमारे विक्रम उसेंडी नहीं वो थे अपने भोजराज नाग थे, तो उन्होंने भी आपत्ति डाली और यहाँ पर नारायणपुर के भी कई लोगों ने वो किया। कांकेर जिले के राजनेताओं ने ये किया कि भाई ये माइनिंग वाला इलाका नारायणपुर चला जाएगा, तो डीएमएफ का फंड राव घाट से लगा हुआ इलाका है, तो ये डीएमएफ का फंड जो है ना उधर शिफ्ट हो जाएगा तो हम गरीब बचेगा क्या। बिल्कुल असली लड़ाई थी अमीर बने रहने की। और खास बात यह है कि ये अमीर बने रहने की चाहत उस इलाके के लिए है जो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। कोयलीबेड़ा कमोबेश अबूझमाड़ का एक तरह से हिस्सा माना जाता रहा और यहाँ पर आज भी विकास नहीं हुआ है। अभी मेरे ख्याल से एक पुल वहां बनाने का सैंक्शन हुआ इतने सालों के बाद, और वो पुल भी अगर नक्सल गतिविधियों की वजह से शायद धीमी रफ्तार से उस पर काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा एक वो रहा है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग खबर कवर कर रहे थे तो विक्रम उसेंडी के पिता भी, जब विक्रम उसेंडी विधायक थे तब उनके ऊपर नाराज हुए थे और उन्होंने सार्वजनिक बाइट दी थी। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेताओं के बारे में जानते हो जिनके पिता अपने ही परिवार के प्रत्याशियों के विरोधी हों, उनके बारे में आसानी से कुछ भी कह सकते हो, विरोधी तो नहीं थे लेकिन कह सकते हो, तो उनमें से एक विक्रम उसेंडी के भी पिता हैं। और विक्रम उसेंडी काफी सहज सरल रहे हैं। अनूप नाग की टिकट कैसे कट गई? थानेदार थे, उनकी पत्नी काफी, मुझे लगता है कांति नाग है, वो काफी सक्रिय रही और काफी मुखर माना जा रहा था कि टिकट उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उसकी जगह थानेदार जो उनके पति वापस लौटे उन्हें टिकट मिल गई। और आप तो काफी करीब से देखते हैं कांग्रेस को, तो आपको लगता है क्या सर्वे वजह थी संतोष जी या कोई नाराजगी थी? एक मिनट
वो थानेदार नहीं थे, वो डीएसपी होकर के जो डीएसपी, अच्छा जी जी जी, मैं माफी चाहता हूं। पदनाम जो है सख्त लेना जरूरी है जी, चूंकि नहीं, मेरी वो गलती। पुलिस की पृष्ठभूमि से रिटायर्ड हुए थे, जी तो पिछले चुनाव में तो वह बात उनके लिए फायदेमंद हो गई, लेकिन इस चुनाव में जो बहुसंख्यक कांग्रेस जन थे उनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई कि वह तेवर उनके छूटे नहीं थे, और वो जो शिकायत उनकी ऊपर रायपुर राजधानी तक होती रही, यह शिकायत पूरे 5 साल होती रही, और उसको दूर करने का प्रयास अनूप नाग जी ने भी नहीं किया। यही वजह है कि उनकी टिकट काटी गई। उनके जो पुलसिया अंदाज और पुलसिया तेवर रहे उसकी वजह से, और मतलब कार्यकर्ता और जो कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से नाराजगी रही है, देखा जाए तो, और उसका परिणाम सर्वे में भी आता रहा है, और सर्वे में चूंकि आता रहा है तो सर्वे को आधार बनाकर टिकट काटने क्या वजह रही, और फिर लेकिन ये बगावत करके लड़ लिए चुनाव, ये भी कम दिखाई देता है ऐसा, और बड़ा मुखर उन्होंने बयान दिया उस पर। बस्तर की राजनीति में इस बार कई दिलचस्प चीजें दिखाई दी। मसलन एक डीएसपी रिटायर होकर के चुनाव लड़ते राजनीति में आए, विधायक बने, टिकट काट दी गई। एक हेड कांस्टेबल चुनाव में आए, 2 चुनाव जीते, विधानसभा तिवारा जो है फिर से लाइन में आ गए, उनकी टिकट यथावत है। वहीं पर कांग्रेस में एक आईएएस जो रिटायर होने के बाद राजनीति में आए, विधायक बने, उनकी टिकट कट गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक नए आईएएस जो है वो इस्तीफा देकर के खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो राजनीति का जो मैदान है ना, वो बहुकोणीय है, और अलग अलग प्रतिभाओं के अलग अलग टाइप के लोग जो है ना निकल करके आ रहे हैं। पर पुलिस में जो जैसे कि अभी संतोष जी ने बताया कि डीएसपी साहब के तेवर जो है ना वो ढीले नहीं थे, समझे। डीएसपी साहब अपने उसी रसूख में थे जो कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। वहीं पर एक कांस्टेबल जो है ना वो जमीनी तौर पर लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहा। तो राजनीति जो है वो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदाज में नहीं चल सकता। अजीत जोगी उदाहरण है छत्तीसगढ़, अजीत जोगी उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज से 2 से 3 दशक पहले तक जी भाजपा में पूरे बस्तर संभाग की 12 टिकटों का निर्धारण एक प्रकार से बलीराम कश्यप जी करते थे। कांग्रेस में टिकटों का निर्धारण या तो मनकुराम सोढ़ी जी करते थे या तो अरविंद नेताम जी करते थे। और उस दौर की कुछ बातें जो हमें याद है वो ये कि अधिकांशतया भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते थे वो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से होते थे, यानी गुरुजी लोगों को पकड़ लिया जाता था और चलो चुनाव लड़ो, ये बोला जाता था। मिलते नहीं थे। अब चूंकि इन पिछले 2-3 दशकों में बहुत परिवर्तन आया, नहीं, लेकिन शासन प्रशासन में बड़े पदों पर अधिकारी आदिवासी वर्ग के आने लग गए हैं, तो उनके अंदर भी ये महत्वाकांक्षा जाग रही है। कुछ तो मुझे तो लग रहा है स्वर्गवासी हो गए जिस तरह से टिकट नहीं मिली, टिकट मिल रही और कट रही, उससे मुझे लगता है कि ये विकास दोनों तरफ हुआ है। राजनीतिक तौर पे भी जो बिल्कुल समाज है उसके बहुत से युवा विभिन्न पार्टियों में बेहतर कर रहे हैं, और जब ये ब्यूरोक्रेसी से लोग लौट के आते हैं तो उनको ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, यही वजह कटती है। और देखिए कांकेर जिला तो वो जिला है जहाँ के चारामा क्षेत्र के अनेकानेक गांवों में आदिवासी परिवार के जो युवा हैं वो शासन प्रशासन के उच्चतम पदों पर हैं। ज्यादातर छोटे स्वाभाविक तौर पर रिटायर्ड के, जैसे अगर हम नीलकंठ टेकाम जी की बात करें तो वो भी अंतागढ़ क्षेत्र के ही मूल निवासी हैं। शिशुपाल सोरी जी जिनकी टिकट कांग्रेस ने काट दी कांकेर से, जो संसदीय सचिव भी रहे, विधायक भी रहे कांकेर से, वो भी कांकेर के ही हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो शासन प्रशासन में उच्चतम पदों पर जो रहे हैं और राजनीतिक ढंग से भी, मध्य प्रदेश के जमाने में अरविंद नेताम, उनके पृष्ठभूमि भी वैसे ही रहे भाई। सब लोग, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो ट्रेंड बदला है, पहले जैसा कि संतोष भाई ने बताया कि पहले जो राजनीति में जो शासकीय कर्मी आते थे उनमें अधिकांश शिक्षक वर्ग ही आता था, क्योंकि बस्तर का अंदरूनी इलाका जहाँ पर लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, राजनीतिक चेतना नहीं थी, वहां पर शिक्षक आज भी एक जागरूक राजनीतिक जागरूकता का पर्याय है। और दूसरे शब्दों में
बस्तर के लोग शिक्षक को जो है बड़े नेता ही सम्मान, कहते हैं। हाँ, नेता ही। एकदम क्योंकि एकदम क्योंकि देखिए वो जो गांव सबसे है, जानकार व्यक्ति है सबसे वो। जानकार प्रशासन की पहुंच का जरिया है, बिल्कुल। पहुंच गांव का का जरिया सबसे है। और यही कारण है कि बस्तर की राजनीति में जितने शिक्षक आए वो अपेक्षाकृत ज्यादा सफल हुए, उच्च अधिकारी फेल होते गए। मैं ये कहना चाहूंगा ये बात पटवारियों को लेकर के, तो ये गलत है। पटवारी ज्यादा अंदर तक थे लेकिन वो ये जगह नहीं बना पाए कभी। मुझे याद है कि पटवारियों को बस्तर में चर्चा चलती है कि पटवारियों को उस पर लेकर चला जाता नहीं, था, देखिए पालकी में लेकर अंदरूनी इलाकों में जाए, अंग्रेजों के जमाने से। राजस्व का अमला जी। अगर हम देखें हाँ। तो बात आप चाहे कश्मीर की करें, चाहे वो केरल की करें, चाहे बस्तर छत्तीसगढ़ की करें, राजस्व अमले से जुड़े हुए लोगों से लोग नाराज रहते से हैं, लोग डरते नाराज रहते हैं डरते गांव में। ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता और उसकी वजह वो जमीनों का इधर उधर करना है। और आज से लगभग 2 दशक पहले इसमें एक केस मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ जो जगदलपुर से लगा हुआ गांव है पंडरी पानी, यहाँ पर उस समय के कलेक्टर गए। कलेक्टर अब किसी गांव में जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुर्सी लगी, कलेक्टर कार से उतरे, वो अपनी कुर्सी पे बैठने लगे तो गांव वालों ने उन्हें रोक दिया। ए बाबू आप उठो, इस कुर्सी पर हमारे पटवारी साहब बैठेंगे, ये बोल करके। तो आप समझ सकते हो कि पटवारियों से उनका प्रत्यक्ष संबंध रहा है। हाँ, मतलब पटवारी राजा थे, राजा थे। शिक्षक नेता थे। बिल्कुल शिक्षक नेता। बिल्कुल। और 2 दशक पहले, अभी तो मोबाइल का चलन हो गया, लेकिन पहले तो अंतर्देशीय लिफाफा पोस्ट कार्ड यही चलता था। तो गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन होता था? शिक्षक होता था। तो वो पत्र लिखता था, पत्र पढ़ता था, सरकारी फॉर्म भरने हैं, फॉर्म कोई भरने, योजना लेके वो आना तमाम है, तो वो चीजें। सब चीजों की वजह से मौका। उसकी अलग ही एक क्रेडिबिलिटी रहती वापस थी। आते हैं सीट पर, और इसमें मंतूराम पवार भी हैं इस बार मैदान में। तो सियासी जो भूचाल हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ, और ये बहुत हैरान करने वाला है। मंतूराम से कई बार चुनावी कवरेज के दौरान बातचीत से भी कई बार बातचीत होती रही। बहुत दमदार नेता की तरह वो बात करते, एक वैचारिक पृष्ठभूमि उनकी बातचीत से हमेशा झलकती थी। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला था कि वो ऐसा गच्चा खा गए, वो ऐसे एक बड़ी पार्टी से जुड़े रहते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उस नेटवर्क का हिस्सा बने जहां उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। काफी भूचाल मचा था इस मामले को लेकर के। अंतागढ़ इस रूप में नरेश जी बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है कि इसी सीट पर अगर हम देखें तो उपचुनाव जब 2016 या 17 के आसपास हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था मंतूराम पवार को, भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था भोजराज नाग को। चूंकि यह सीट 2015 में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद विक्रम उसेंडी जी ने खाली कर दी थी, उन परिस्थितियों में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में वो मैदान छोड़ करके एक प्रकार से बहुत ही अनेकानेक दिनों तक उसकी सीडी, उसकी डीवीडी, उसका अखबारों में चित्रण होता रहा, जिसका हम यहाँ पर विशेष जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं से उसके लिए मंतूराम पवार जिन्हें कांग्रेस आला कमान ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने धोखा दे दिया। उन्होंने उनके इस नामांकन वापस लेने को हाईकमान ने धोखे के तौर पर देखा। नहीं, ये धोखा भी तो है, एक धोखा है निश्चित रूप से। और इसका दुष्परिणाम अगर हम देखें तो अजीत जोगी जो अजीत जोगी जी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उनको कहीं ना कहीं अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस ले लिए जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन अगर देखें तो अजीत जोगी 2003 में भी इसी तरह के कांड की वजह से निलंबित हुए थे पार्टी से, मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी, क्योंकि बलीराम कश्यप, वो भी बस्तर से जुड़ा वाकया था, बलीराम कश्यप सहित कई विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश के मामले में वो ट्रैप हुए थे। और वीरेंद्र पांडे वो भी बस्तर से जुड़े हुए थे। तो बस्तर में अजीत जोगी का जो सिलसिला है, और बस्तर के ही लोगों में मुझे याद है कि उनके आदिवासी ना होने को लेकर भी जो विरोध था, उसको लेकर भी बस्तर के आदिवासी नेताओं का बड़ा रोल था। अरविंद नेताम उसके एक तरह से प्रमुख व्यक्तियों में थे जिन्होंने विरोध किया। बस्तर को लेकर के उनसे एक और मिथक जुड़ा हुआ था। वो हर भाषण में ये कहते थे, मुझे माता दंतेश्वरी सपने में आई और मुझे रास्ता उन्होंने दिखाया। जो रास्ता दिखाया, कहीं भी ये रास्ता वही वाला रास्ता तो नहीं है।
आज ये एक बड़ा कठिन तो चीज है जी। ये जो है काफी चर्चा में था, और जिस प्रकार से जो अंतागढ़ कांड हुआ था उसके पीछे अजीत जोगी जी की भूमिका पर सामने आ रही थी, संदेह जताया जा रहा था। हालांकि उसकी जांच का क्या हुआ, नतीजा हुआ, रिपोर्ट क्या आई, वो आज भी नेपथ्य में है, उसके बारे में लोग भूल गए। अजीत जोगी के अलावा कुछ और लोगों पर शक की सुई घूमी थी जो आज भी चर्चाओं में है ना। और लेकिन मेरा एक चीज कहना यह है कि भाई जिस घटनाक्रम ने अगर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति को झिंझोड़ करके रख दिया, आखिर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांचें दब क्यों जाती हैं? बिल्कुल, आखिर उनकी सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए। लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र जो है जनता के लिए है, तो जनता को सच जानने का हक है, सच जानने का हक है। ऐसी चीजें आनी चाहिए, ऐसे लोग एक्सपोज होना चाहिए जी। राजनीति में धोखा जो है बहुत बड़ा मतलब अभिशाप है, बिल्कुल मुझे लगता है। और धोखेबाज जनप्रतिनिधि का जो है राजनीतिक कैरियर ही दांव में लग गया। मंतूराम पवार जो है, बिल्कुल उन्होंने तो सब कुछ गंवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन फिर वो वहां से भी गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं निष्ठा जो है राजनीति का एक बहुत बड़ा मानक है, जिसका सबको पालन करना चाहिए। कई ऑडियो आए, अभी मैं चुनाव में था कोरबा की तरफ, तब भी वो ऑडियो वायरल हो रहा था। एक तरह से वो अब अजीत जोगी कोई अब वो रहे नहीं, लेकिन उनको टारगेट करते हुए कि ये उस समय मंतूराम पवार और इस सब प्रकरण में वो। और नरेश जी एक बात और मैं इसमें बोलूंगा कि अभी जो संतराम नेताम जी जो केस काल से कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव में भी रहे हैं और जो 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने भी विगत दिनों में जो राजधानी में जा करके विरोध दर्ज कराया कि उनके सीट पर कतिपय कांग्रेसियों ने भीतरघात किया, तो उस भीतरघात वाली सूची में एक नाम अमीन मेमन जी का भी है, जो अंतागढ़ कांड के सूत्रधारों में से एक थे। इस प्रकार का आरोप लगता रहा है। तो कहीं ना कहीं से, और ये बात उन्होंने लिखित में भी दिया है संतराम नेताम जी ने, और उस कांड अंतागढ़ कांड का भी जिक्र किया है अपने शिकायत। हाँ, उन्होंने शिकायत में उस बात का जिक्र किया है, बिल्कुल। और मतलब मुझे तो ये लगता है, मैं मनीष जी की बात से सहमत हूँ कि जो भी ऐसे बड़े कांड होते हैं, किसी आरोप को चुनाव के दौरान स्थापित किया जाता है, तो ये राजमहल की सियासत टाइप जनता से दूर हो जाता है पूरा मामला। ऐसा लगता है कि सरकार के नुमाइंदे नेता जो गलबहियाँ भीतर खाने कर लेते हैं, उसकी वजह से जनता को ये सच जानने का मौका नहीं मिलता, जबकि सबसे ज़्यादा उन मुद्दों से प्रभावित होने वाली जो वर्ग है वो जनता है सीधे सीधे। तो ये चीज़ तो जनता के बीच में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े कांड होते हैं, उन सभी कांडों के पीछे एक राजनीतिक मंशा होती है, उसी की उद्देश्य से उसको अलग अलग तरह से हवा दी जाती है, और जब हवा देने के बाद कोई खास नतीजे तक मामला पहुंच जाता है तो सबका ध्यान, खासतौर पर नेताओं का ध्यान उसके ऊपर से हट जाता है और आपस में एक सुविधाजनक समझौता हो जाता है, जिसकी वजह से जनता को अपने हिस्से का सच जानने का मौका नहीं मिलता है। आखिरी ओपिनियन लूंगा मैं आप लोगों से कि इस सीट पर आपको क्या लगता है, क्या मनीष जी आपको इस सीट पर मुकाबला किधर जाता दिखाई देता है? देखिए, अंतागढ़ सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बंगाली मतदाताओं का अपना एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करता है। हाँ, इस बार आप कह रहे थे उनके कुछ मुद्दे भी हैं। उनके देखिए 3 मुद्दे प्रमुख रूप से, मतलब मेरी जो बात हुई उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जब वो विस्थापित उनको यहाँ किया गया और जो 133 गांव जो अब एक बड़ा कुनबा बन गया, बड़ा कुनबा बन गया है, उनमें मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर जो एक तो नमो शूद्र जाति का मामला है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आरक्षित वर्ग में शामिल कराना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना यह था, जब उनका विस्थापन हुआ तब यहाँ पर स्कूलों में बंगला भाषा पढ़ाई जाती थी, जो बाद में बंद कर दी गई, वो आज भी उसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनको जो जमीन दी गई है, वो जमीन जो है उसमें उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। वो जमीन पे काबिज तो हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते, नहीं कर पाते, तो उसके कारण जो है उनका विकास प्रभावित हो रहा है। और वो बार बार इस बात को मांग रहे हैं
कि हमको हमारा भूमि स्वामी का हक दिया जाए। ये अहम मुद्दा है जी। ये प्रभावित कर रहा है और किसके निश्चित रूप से किसके फेवर में जाता दिखता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी वो चीजें आई हैं, तो इसके साथ एक और दिलचस्प मामला ये है कि जब विधानसभा चुनाव की बात हुई तो उस दौर में इन लोगों ने ऐसा माना कि भाई हमको इस बार एक लोकल प्रतिनिधि के साथ जाएंगे, तो उसमें अनूप नाग से भी इन्होंने चर्चा की। अनूप नाग को टिकट नहीं मिला, अनूप नाग से भी कुछ लोगों ने बात किया, कुछ लोगों ने मंतूराम पवार से भी बात किया। पर आमतौर पर क्या होता है, एक समाज का अपना एक वर्ग होता है जो किसी न किसी विचारधारा से संबंधित रहता है जी। तो बाद में जब मंतूराम नाग भी जब मंतूराम पवार भी जब वहां पर निर्दलीय खड़े हो गए, तो वो हलबा जनजाति के हैं। हलबा जनजाति वहाँ जाति जो समीकरण है, बंगालियों के बाद जो है गोंड समाज है और उसके बाद जो है हलबा समाज की हाँ, ये बालोद वगैरह से लगा हुआ है, काफी बड़ा हलबा समाज का। और उनका जो है मंतूराम पवार का जो एक बड़ा वर्ग है उनसे समर्थित, वो हलबा समाज का है। मुझे लगता है उनकी मौजूदगी भी सशक्त रहेगी। ये मतलब ये हलबा बंगाली कॉम्बिनेशन होने जा रहा है इस बार, ऐसा लग रहा है कुछ इन मुद्दों को लेकर के कुछ वोट जो है वो वहां से भी कटे हैं जी। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि विक्रम उसेंडी का एक प्रभाव है और इस विधानसभा भाजपा का भी प्रभाव है वहां पर, क्योंकि जनरल एक तरह से वोटर है तो उसका एक इम्पैक्ट है। इस विधानसभा में एज कहीं ना कहीं मुझे विक्रम उसेंडी की ओर जाती दिख रही है और मंतू चुनौती पेश कर रहे हैं समीकरणों पे जी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली कि अनूप नाग की टिकट जो कटी, उसका बड़ा कारण जो है ये था कि वहाँ पखांजूर के ही जो नगरीय निकाय के नेता हैं जो काफ़ी कद्दावर हैं और राजेश तिवारी मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उनके काफ़ी करीबी हैं, तो ये अनूप नाग इनके हिसाब से चल नहीं रहे थे। कुछ मुद्दों को लेकर होती है बात, नहीं चलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई दबाव या झगड़े की बात हो। राजनीतिक मुद्दों के मसलों को लेकर के अब ग्रामीणों का विरोध हो, उसको किस तरह संभालना है, इस पर उनका परस्पर लगातार संवादहीनता की स्थिति निर्मित हो रही थी। इसकी वजह से उनकी टिकट काटी गई और रूप सिंह को उनकी जगह उतारा गया, जो कि केवल सरपंच हैं और उनकी पहचान का भी क्राइसिस है अभी। मतलब एक चेहरे के तौर पर पूरी विधानसभा क्षेत्र में पहचान उनकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक योग्य कैंडिडेट हैं ये ज़रूर बताया गया। तो इसका कारण ये था, कहने का मतलब है कि जो पखांजूर एरिया के कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनका रोल रहा अनूप नाग की टिकट कटाने में। यही वजह है कि उस बात की नाराजगी उनको थी अनूप नाग को, जिसकी वजह से वो उतरे। तो रूप सिंह को लेकर के आपका क्या कहना है? और आपको ध्यान होगा कब आए थे बंगाली सबसे पहले? लगभग यहाँ पर 65 के बाद, यहाँ लगभग 1965 के बाद जी। और बंगालियों की अनेक धाराएं आई हैं दरअसल। एक धारा वो है जो 1947 में देश जब आज़ाद हुआ और बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान जो जब कहलाता था, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आए उनको यहाँ पे भेजा गया। दूसरी धारा 1971 का बांग्लादेश वार के दौरान जो लोग विस्थापित हुए उनकी है। तो यहाँ पे इस सीट पर मैं मनीष भाई की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि खरबूजा उस खरबूजा को काटने वाले 4 लोग, जिसमें से 3 कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, कांग्रेस पृष्ठभूमि यानी कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरा जिनकी टिकट काट दी गई निवर्तमान विधायक अनूप नाग 2, तीसरा मंतूराम पवार भी कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि के हैं जो अंतागढ़ टेप कांड के बाद जिनकी टिकट 2018 में काट दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में मैं एज इस सीट पर पाता हूं विक्रम उसेंडी जी का, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, चूंकि वो पहले अंतागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरी बात यह कि लोकसभा में भी कांकेर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और सबसे अहम बात कि 2013 के चुनाव में बस्तर से भाजपा को मात्र 4 सीटें मिली थी, उसमें उत्तर बस्तर से मात्र 1 सीट मिली थी अंतागढ़, तब भी विक्रम उसेंडी उस सीट से जीते थे और प्रदेश सरकार में वन मंत्री बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम उसेंडी को यहाँ पर एज है, भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर एज है,
चूंकि कांग्रेस के वोटों में आपसी विखंडन या बंटवारा या बिखराव दिखता है जी। एक दिलचस्प बात यह है, जिस खरबूजे की बात की है इन्होंने, वो खरबूजा सर्वाधिक पखानजूर में ही पैदा होता है और पखानजूर से जो है ना पूरे बस्तर में वितरित होता है, इसलिए प्रसाद जो है ना वो इधर भी आ रहा है। मैं खरबूजे कटने और बंटने को लेकर चर्चा शुरू से रही है, दंतेवाड़ा की सीट से शुरू हुई जहाँ डीएमएफ के फंड को लेकर चर्चा थी, और बस्तर में माटी क्रिया कह लीजिए, उससे पहले आप नमक और चिरौंजी का कह लीजिए कि नमक के बदले चिरौंजी बेचने के जरिए शोषण होता रहा। शोषण का मतलब यही था कि जो सही मूल्य है, जो जनता का हक है, जो मतदाताओं का हक है, उन तक नहीं पहुंचने की बात आज ये चर्चा में खरबूजे तक पहुंच गया है। मतलब चिरौंजी से खरबूजे तक का सफर हो गया है। अब दिखने लगा है लोगों को कि चिरौंजी जैसी छोटी चीज़ की जगह मतलब एक सामान के तौर की जगह एक खरबूजा यानी कि एक नया उत्पाद है, लेकिन वो भी सही तरीके से बट नहीं रहा है। इस चर्चा में इन मानकों को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस बदलाव को आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अंतागढ़ सीट की अगर बात करें तो आपने सुना कि यहाँ पर दोनों ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एज दिया है, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, और इसका सबसे बड़ा कारण अनूप नाग की बगावत है। एक बार ज़रूर और है कि जो पखानजूर में बंगाली समुदाय यहाँ निवास करता है, 133 गांव के आसपास बड़ी आबादी है इनकी, और ये ज़्यादातर खेतीहर हैं और कई तरह की फसलें पैदा करते हैं। मक्का जो बस्तर इलाके में पैदा हुआ, उसको सबसे ज़्यादा पैदावार इसकी एक समय यहाँ होती थी, उसी को देखा देखी बाकी हिस्सों में खेती बाड़ी का चलन शुरू हुआ। तो ये जो वोट बैंक है ये खेती किसानी से भी ताल्लुक़ रखता है। इसलिए पिछली बार ये हुआ कि जब घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, कर्ज माफ़ी, धान का मूल्य यहाँ पर प्रभावी रहा, और भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी वैसे अपेक्षित नतीजे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो इस बार भी इसका असर रह सकता है, पर क्योंकि बंटवारा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए समीकरणों के तौर पर ये सीट कांग्रेस के पाले में जाती फिलहाल दिखाई नहीं देती है।